सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की वजह से कारोबार के शदीद मसाइल हैं। एक ना नज़र आने वाली पुरस्टार बीमारी ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इन अहम इशूज़ पर आज प्रोग्राम में बात करूंगी, लेकिन आज 15वें रोज़े की मुनासिबत से सबसे पहले उस हस्ती के बारे में बात करना चाहूँगी कि जिनकी इजाज़त के बगैर दुनिया का कोई नेक से नेक नौजवान भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये उन हस्तियों की पहली औलाद पाक हैं कि जिनके बाबा अल्लाह के घर में पैदा हुए और माँ नबी के घर में पैदा हुई। ये वो हस्ती हैं कि जिनके कान में आज़ान खुद नबी करीम ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी और उनका नाम खुद अपनी ज़बान मुबारक से हसन रखा। आज इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत बासादत है। इमाम हसन वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में खुद आकाए दो जहाँ दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं इसे महबूब रखता हूँ, तू भी इसे महबूब रख। बेशक इंसानों में कुछ हस्तियाँ ऐसी इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लाई हैं कि जिस पर न सिर्फ इंसानियत को नाज है बल्कि ख़ुद परवरदिगार आलम को भी नाज है। उनमें से एक मेरे इमाम पाक इमाम हसन हैं। बेशक अहले बैत की शान नाकाबिल बयान है कि ये ज़बान क्या, इस जैसी हज़ारों भी हों तो उनकी शान बयान नहीं की जा सकती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या अहले बैत में से आपको कौन ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया, हज़रत इमाम हसन और हुसैन। जो अल्लाह के महबूब हों, उन्हें महबूब रखना हम सब पर फ़र्ज़ है नाज़रीन। जिनके नाना जान इमामुल अंबिया हों, जिनके बाबा अलीउल मुर्तज़ा हों, जिनकी वालिदा माजिदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हों, कि जिनके भाई सैयदुश शुहदा हों, उस इमाम हसन पे लाखों सलाम। आपने मुसलमानों की क़यादत की, आप अपने बाबा के बाद खिलाफत के मनसब पर भी जलवा अफरोज़ हुए। यकीनन आज हमें ऐसे लीडर्स, ऐसे हीरोज़, ऐसे रहबर्स की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल जलाल आज के दिन के सदक़े हमें इस कोरोना जैसी मूज़ी वबा से निजात दिलाया। आमीन। प्रोग्राम के पहले टॉपिक की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। ज़रा गौर से सुनिएगा कि 24 घंटे सिंध वालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक गुजरे हैं। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं 24 घंटों में 1080 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 583 कराची में सामने आए हैं, यानी 50% केसेस कराची से आए हैं। ये वफाक के लॉकडाउन में नरमी के बाद अचानक 1000 केसेस एक ही दिन में सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई हैरान कुन है। और इसके अलावा पीर जो गोट में भी 246 केसेस के बाद लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं लॉकडाउन के फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं। आवाम की ज़िंदगी उनके अपने हाथ में है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नाज़रीन, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान ने कोरोना पर सिंध हुकूमत के आदाद व शुमार को झूठ पर मबनी करार दे दिया है। कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पर मबनी थी। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ताजिरों को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत को आखिर क्या पड़ी है इस मामले में झूठ बोलने की? अगर सिंध के नंबर्स गलत हैं तो सबसे ज़्यादा तो पंजाब में कोरोना मुतासरीन है ना, तो फिर बुज़दार साहब भी क्या झूठ बोल रहे हैं? पंजाब हुकूमत अब भी बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखना चाहती है, मगर ये सब उस मीटिंग में क्यों नहीं तय होता जिसमें वफाक समेत तमाम सूबे बैठे थे? खैर, मुल्क में इस वक्त इंतहाई नाज़रीन परेशान कुन सूरत हाल है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ भूख है, जाए तो जाए कहाँ? पंजाब ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन करने और बाकी 4 दिन कारोबार खोलने की इजाज़त दी है। अब बलूचिस्तान और KP को देखिए तो यहाँ पर पहले ही सब कुछ खुल चुका है, लेकिन सिंध के मुकद्दर का फैसला यहाँ के सिकंदर अब तक नहीं कर सके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स एक बार फिर खबरदार करने के लिए सामने आए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान ने एक बार फिर लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा किया है, जो इससे पहले भी बारहा डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना के दरवाजे खोलना है। कोरोना के लिए हुकूमत से मुतालबा है कि WHO की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए।
केसेस बढ़े तो कोई शहर महफूज नहीं रहेगा। वो कहते हैं हमारी नज़र में कोई एक बंदा भूख से नहीं मरा है, अमवात उनकी हुई हैं जो लोग किसी बीमारी या फिर कोरोना का शिकार हुए हैं। क्या तहरीक इंसाफ अब भी यही कहेगी कि सिंध हुकूमत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासी मफादात के लिए करवाई है? इस पर बात करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब आज पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुहेल अना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से आप ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि अब गुफ्तगू फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, खुर्रम शेर जमान साहब कहते हैं झूठ पर मबनी है, आदाद शुमार गलत बताए जा रहे हैं, तो फिर बात का आगाज़ भी आपसे शुरू कर लेते हैं ना सर। मुझे बता दें कि सिंध की जानिब से ये सब कुछ अगर किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, आदाद शुमार गलत बताए जा रहे हैं, लोगों में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, क्यों? इस बात का भी जवाब फिर होगा आपके पास। देखिए, इसकी बड़ी वाज़ेह हो चुका है अब तो। आपने ठीक फरमाया अपने इंट्रो में कि पंजाब में भी लॉकडाउन है, बलूचिस्तान में भी है, केपी में भी है, लेकिन वहाँ नादिर शाही लॉकडाउन नहीं है। वहाँ इस अंदाज से गिरफ्तारियाँ नहीं होती, वहाँ इस अंदाज से मोदी सरकार की तरह सिंध सरकार मुर्गे नहीं बनाती रोड के ऊपर, वहाँ इस अंदाज से बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वहाँ इस अंदाज से झूठ नहीं बोला जाता, जो फैक्ट्स है वो बयान किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया कि जी 286 वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास और 18 मरीज थे, आज वो 23 हो गए हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। आज मोहतरमा अज़रा पेशोर साहिबा ने कहा कि हमारे पास आधे से ज़्यादा वेंटिलेटर जो है वो भर चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन हकीकत, कौन गलत? और इस वजह दूसरी बात, हम आपका सेठ जवाब दे रहा, हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत खुदा ना खास्ता एक खौफ व हिरास, देखिए एक मुसीबत है, कोरोना है, हमने उससे लड़ना है, लेकिन ये एक साजिश की जा रही है, घिनौनी साजिश कि किसी तरीके से माशी तौर पर तबाह कर दिया जाए। कराची बंद तो पूरा पाकिस्तान बंद, पूरा सिंध बंद, उसको तबाह कर दिया जाए ताकि खुदा ना खास्ता मुल्क की मईशत तबाह हो, इमरान खान नाकाम हो और फिर ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो हिस्ट्री पुरानी है, 40 साल पुरानी हिस्ट्री मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूँ। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किस अंदाज से अपने खातिर क्या कुछ ये लोग कर सकते हैं। तो बात यह है कि इसलिए खौफ फैला रहे हैं ना, कर क्या रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूँ। आज बताएं, इतने खौफ फैलाने के उन्होंने किया क्या? आज अस्पतालों में जो एक वेंटिलेटर डॉक्टर फुरकान शहीद को नहीं मिल सका, उस रोज बकौल मुर्तज़ा वहाब के 286 वेंटिलेटर थे और 18 लोग थे, और मेरी मालूमात के मुताबिक 304 पब्लिक सेक्टर के और 384 पब्लिक सेक्टर और 304 प्राइवेट सेक्टर के वेंटिलेटर शहर में मौजूद थे। आज जहाँ जाओ इंडस कहता जगह नहीं मेरे पास, जियाउद्दीन कहता जगह नहीं है, आगा खान कहता जगह नहीं है, सिविल कहता जगह नहीं है। तो बात ये कुछ तो है ना। और वज़ीर आला साहब सिर्फ अंदर बैठकर हर रोज निकल के आना, एक वो खबरनामा बुलेटिन पढ़ के खौफ हिरास। आपकी बात का जवाब, आपकी बात का हलीम आदिल शेख साहब, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ ना। सुहेल अनवर सियाल साहब को भी शामिल कर लेते हैं। सुहेल अनवर सियाल साहब, कराची को बंद करके विफाक को नाकाम करने की साजिश कर रहे हैं आप लोग, सर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है पीपल्स पार्टी पर, सिंध हुकूमत पर? सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हलीम आदिल शेख साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, उनके लिए इज़्ज़त है। केपी में बाज़ारें बंद कराने के लिए पुलिस ने आया, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साजिश है। आज आप ही की टीवी पे बल्कि सब मीडिया दिखा रही है कि 3 दिन, जबकि पीएम साहब की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि 2 दिन बंद करेंगे कारोबार जो है वो शहरों में, लेकिन आज उन्हीं की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 3 दिन शहर बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी किया है। और उसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखने का जो सिंध हुकूमत कह रही है उसको फॉलो वो पीएम की फॉलो नहीं कर रहे, वो सिंध हुकूमत के लिए जो इक़दाम हैं उनको फॉलो करें, सिर्फ इसलिए कि सिंध हुकूमत ने हमेशा अपने सिंध की आवाम को अवलीन उसकी तरजीहात में ये है कि किसी भी तरीके से सिंध की आवाम की जान की हिफाजत की जाए। खुर्रम शेर जमान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि वज़ीर आला साहब ने अदाद शुमार में गलत बयानी की। इन्हीं के GDA के इत्तेहादी एक MPA आज कोरोना वायरस के में उनको पॉजिटिव है, उनको हुआ है। आया वो भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साजिश है। गवर्नर सिंध
करोना वायरस में पॉजिटिव हैं, क्या वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साजिश है? आया केपी ने जो लॉकडाउन कर रहे हैं ये सारे आपने सवालात उठा दिए और इसी तरह से सवाल मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उठाए थे कि क्या ये भी साजिश है, ये भी साजिश है और ये भी साजिश है कि जी हाँ ये पीपल्स पार्टी की साजिश है। अब मुझे ये बताइए, कराची को बंद करके विफाक को नाकाम करने की साजिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये इल्ज़ाम खुर्रमशेर जमान साहब की जानिब से जो लगाया जा रहा है, इसका जवाब क्या है सर? इसका जवाब दीजिए, पीटीआई की जानिब से जो लगाया गया है। इसका जवाब मैंने पहले ही आपको दिया कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे लिए सिंध की अवाम की जान जो है बचाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी है, तो सबसे पहले आप देखें दुनिया में आज भी सबसे कम जो अल्लाह का बड़ा करम है कि उसके रीज़न जो लॉकडाउन, ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने पहले स्टार्ट किया, उसकी वजह से वो लॉकडाउन मिक्स सिग्नल्स की वजह से वो प्रॉपर नहीं हुआ, नहीं तो आज हम पूरा प्रॉपर पाकिस्तान खोलने की बातें करते, लेकिन उस वजह से किसी भी वजह से लॉकडाउन होने की वजह से वो जो कोरोना का फैलाव है, जो स्प्रेड है, वो इस स्पीड से नहीं फैला जो दुनिया के दूसरे ममालिक में फैला। यानी लॉकडाउन ने अपना इफ़ेक्ट तो किया ना कि आज हम, अल्लाह का करम है कि आज भी पीएम साहब ने कहा कि लॉकडाउन का जो है वो कोरोना यहाँ पे कंट्रोल में, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने रिकमेंडेशन दी थी वो उसका इम्पेक्ट पॉजिटिव पड़ा। तो हम आज भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुदा न खास्ता ये जो चीज़ फैली तो कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दुनिया में कहीं भी इसका इलाज नहीं है। ठीक है ना, आपकी जानिब आती हूँ मैं, मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या वफाक की सतह पर या सूबाई सतह पर, पंजाब की सतह पर आप लोगों के साथ मुशावरत की जा रही है? आप लोगों की जानिब से सजेशन दिए जा रहे हैं? क्योंकि पंजाब में बड़ी सीटें हैं मुस्लिम लीग नून का, स्टेक होल्डर हैं आप अपने लोगों को अपने हल्के में जवाब दे हैं, तो सजेशंस क्या आप लोगों की जानिब से दी जा रही है? किस तरह से एक्टिव है मुस्लिम लीग नून और किसकी पॉलिसी आप लोगों को इस वक्त समझ आ रही है? किरण, जब से ये हुकूमत आई है तब से मुझे तो लगता है कि ये हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। आपको पता है इनिशियली इन्होंने इतना टाइम लगाया कि IMF पे जाना चाहिए, लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर कोरोना की जो पेंडेमिक है वो पाकिस्तान में फैलना शुरू हुआ तो इमरान खान साहब ने माशाल्लाह 2 स्पीचेस दी। पहली 2 स्पीचेस में तो उन्होंने हमें लॉकडाउन और जो है उसका कर्फ्यू का डिफरेंस समझाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होएगा, लेकिन अदारों ने सूबों में लॉकडाउन जो है वो लगा दिया। तो अभी भी मैं यही कहती हूँ कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इमरान खान साहब की स्पीच आई और उन्होंने स्पीच में यही कहा कि हफ्ते से लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पंजाब में आपने आज बयान सुना कि यही कहा गया कि 4 दिन जो है सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे पंजाब बंद होएगा और 4 दिन खुला होएगा। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही, हमें डायरेक्शन दी कि एक यूनानिमस पॉलिसी सूबों को और फेडरल को अपनानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बलूचिस्तान ने कहा कि हम 19 मई तक अपना जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड रखेंगे। पंजाब में आज एक डिफरेंट बयान आ गया है कि फ्राइडे सैटरडे संडे पंजाब की दुकानें बंद होया करेंगी, 4 दिन खुला करेंगी। KPK में आपको जैसे पता है ऑलरेडी इतने हालात ख़राब हैं, उनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें एक जो हॉस्पिटल लेडी रेडिंग है उसमें डॉक्टर्स को इतना वो कोरोना के शिकार हुए हैं कि वहाँ हालात बिल्कुल ख़राब हैं। तो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक यूनिवर्सल पॉलिसी सब सूबों को और फेडरल को अपनानी चाहिए थी। जैसे आपने शुरू में बात कही कि एक मीटिंग हुई जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी थी और फेडरल भी था, उनको तब डिसाइड कर लेना चाहिए था कि हमारी ये यूनिवर्सल पॉलिसी है और हमने लॉकडाउन सपोज खोलना है या नहीं खोलना। अगर आपने लॉकडाउन खोलना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आप ये नहीं कह सकते कि अवाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आप फिर कहेंगे रियासत या इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी कर ले आप मेरे से पूछ रही हैं कि PMLN का या किरण आप मेरे से पूछ रही हैं कि PMLN का क्या स्टांस है या PMLN की क्या इनपुट है, या बाकी मीडिया चैनल्स भी हमारे से पूछते हैं। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब क्यों नहीं ऑपोजिशन को इन द लूप लेते।
आपको पता है जब मुशावरती इजलास हुआ, इमरान खान साहब आए, अपनी स्पीच दे के गायब हो गए, ना उन्हें बिलावल साहब की बात सुनी, ना उन्हें शहबाज शरीफ साहब की सुनी। अब मुझे लगता है कि इनको जब कश्मीर का भी इशू था तो इन्होंने सिंगल हैंडेडली अपनी ईगो एरोगेंस की वजह से ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। तो अभी भी देखिए हम आपका शिकवा ये है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो वज़ीर आज़म साहब आपको ऑन बोर्ड लें। हमारा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ। सुहेल अहमद सियाल साहब नहीं लिया जा रहा, हमें एज आवर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए हमें लगता है कि इस वक्त लॉकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली 1.5 महीने पहले जब पंजाब में, ठीक है ना, मैं दोबारा आती हूँ आपकी जानिब, है ना, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। सुहेल साहब, लॉकडाउन अब लिफ्ट हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में कि मंडे से कुछ दुकानें खोली जाएंगी, छोटे ताजरों को इजाज़त दी जाएगी। ज़रा प्लीज़ ये आसानी कर देंगे क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हुई हुई है, बंद कर दीजिएगा प्लीज़। कन्फ्यूजन हुई हुई है बहुत ज़्यादा कि अब यहाँ पर किन की दुकानें खुलेंगी, किन की दुकानें नहीं खुलेंगी, तो ज़रा आप क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा बता देंगे लोगों की आसानी के लिए। देखें, छोटी मार्केटों का रात जो हमारे मिनिस्टर साहबान की तजारती वफूद डेलीगेशन से मीटिंग हुई है, वो कमिश्नर साहब के पास आज उन्होंने अपनी छोटी मार्केट्स की जो है वो लिस्ट जारी कर दे दी है। उसकी SOP हम बना रहे हैं, उसके मुताबिक जो है ये मंडे को मार्केट्स खुलेंगी, लेकिन बड़े शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, क्योंकि ये फेडरल में भी आपका ये कि फेडरल में भी यही डिसाइड हुआ था कि ट्रांसपोर्ट, बड़े शॉपिंग मॉल और वो चीज़ें जो है, हम फेडरल की जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीशन था उसी को फॉलो करने के यूनानिमसली एक पॉलिसी आ जाए ताकि एक मैसेज चला जाए। लेकिन हम अभी भी हम जो है लॉकडाउन नरम करने या खोलने के हक़ में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना दुनिया में जहाँ जहाँ लॉकडाउन स्लो किया गया या कम किया गया है वहाँ केसेस जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक केसेस डिक्रीज़ नहीं हो रहे। तो लेकिन मजबूरी में हम ये कर रहे हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो इतने पीछे जा रहा है उसको फॉर टाइम बिंग हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है सुहेल साहब, अगले सेगमेंट में इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है। हलीमा आदिल शेख साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, कुछ इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं कि जो कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से कुछ समरी आई थी, ऑर्डिनेंस आया था गवर्नर की तरफ से। सुहेल साहब, मैं गवर्नर को जो दिया था पास करने के लिए वो रिजेक्ट हो गया है सर, इस तरह का कुछ हुआ है? जी बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। अब आप इसकी पॉलिसी देखें, पीटीआई के इस हवाले से किसको पीटीआई के हवाले से आप देखें कि अवाम को रिलीफ देने का एक ऑर्डिनेंस हमने भेजा था। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। ऑर्डिनेंस जो है वो ये था कि अवाम को बिजली की मद में, गैस की मद में और दूसरी जो लाइबिलिटी सिर्फ वो उसमें कई चीज़ों में हमने रिलैक्स करने के लिए जो प्रोविंशियल इश्यूज थे वो हमने एक भेजा था ऑर्डिनेंस, लेकिन गवर्नर साहब ने वो रिजेक्ट कर दिया। अवाम को पीटीआई जो है वो रिलीफ देने के मूड में ही नहीं है। अब मैं इसी तवसत से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता है कि मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, रमज़ान का बाबरकत महीना भी चल रहा है। आप मेरे साथ चलें इंटीरियर में या कराची में कहीं कहीं देखें, बिजली का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लॉकडाउन भी चल रहा है, गर्मी भी चल रही है, रमज़ान भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट को ये आपके चैनल के थ्रू अपील करता हूँ कि खुदारा वो जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो तो ख़त्म करें ताकि लोगों को घर में तो हम बिठा सकें। बिल्कुल ठीक है सर, ये वाली प्रॉब्लम वाक़अतन आवाम को बड़ी फेस करनी पड़ी। हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसके सवालात मिल रहे हैं। हलीमा आदिल शेख साहब, ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं, ज़बान ज़द आम चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, गवर्नर साहब की तब्दीली के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, ऐसा है क्या? देखिए किरण, मेरा ख्याल है कि पहले ऑर्डिनेंस का आपने मुझसे जवाब तो ले लीजिए ना। आप जरा आपने नैरेटिव बिल्ड कर दिया। सुहेल अनवर सयाल हमारे भाई, मैं मुहतरम का बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में बात करते हैं। बात ऐसे ही होनी चाहिए चैनल्स के ऊपर, हम दोनों इख्तलाफ कर सकते हैं। तो मैं इनके तरीका तकल्लुम पे मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतराज़ हो सकता है। अब मैं कहता हूँ मुझसे जवाब तो लीजिए आप। बात यह जिस ऑर्डिनेंस की बात हो रही है उस पर मैं कहूँगा कि नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान के ऑर्डिनेंस भिजवा दिया सियासत करने के लिए। ऑर्डिनेंस में क्या फरमा रही है सिंध गवर्नमेंट के, जी बिजली के बिल ऐसे कर दो। ऑर्डिनेंस में कह रही है गैस के बिल में छूट दे दो। ऑर्डिनेंस में ये दोनों फेडरल सब्जेक्ट्स हैं जिसको 5 अगस्त 2005 में एक हसबा बिल पास हुआ था, केपी असेंबली ने किया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि अब कोई गवर्नर किसी ऐसी ऑर्डिनेंस या बिल पे साइन नहीं कर सकता जो आइन से मुतसादिम हो।
गवर्नर कोई पोस्टमैन नहीं है या पोस्ट मास्टर नहीं है कि जो दो डाक आएगी भेज देगा। वो एक वफाक पाकिस्तान का एक नुमाइंदा है, वहाँ गया तो ये आइन से मुतसादिम है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो था, जो इन्होंने भिजवाया ऑर्डिनेंस, ये इन दो इशूज पे आइन पाकिस्तान से मुतसादिम था कि ये फेडरल सब्जेक्ट पे सिंध गवर्नमेंट कुछ कह नहीं सकती है। दूसरी जानिब ये है कि पहले से फेडरल गवर्नमेंट बिजली के बिलों में रियायतें दे चुकी है, 3 महीने बाद का कर चुकी है, इन्होंने पॉलिटिकल गिमिकरी की। दूसरा पानी, भाई पानी मिल नहीं रहा, पानी के बिल आप माफ कर दीजिए ना, अगर आपने बात भी की वो आपके अपने हाथ में है। हलीम साहब आपके पहले जुमले में आपकी पूरी बात का मगज आ गया। मुझे ये बता दें, क्या इमरान इस्माइल साहब की तब्दीली की कोई बातें हो रही हैं? क्या जुल्फकार मिर्जा साहब या कोई और आ रहा है उनकी जगह? पहलू भी था ऑर्डिनेंस में, कुछ और भी था, वो भी बताने ना मुझे। उसमें था कि जी किराएदार जो है वो मालिक मकान को किराया ना दे। बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए, लेकिन हुकूमत सिंध को मालिक मकान को की सब्सिडी देनी चाहिए। देना भी कुछ नहीं है, किराएदार किराया ना दे, वफाक को बिल ना दे, गैस के बिल ना दे, फैक्ट्री वाले मजदूर ना निकाले। सर मुझे अपडेट्स के ब्रेक पे जाना है, अगर मुझे जवाब दे दें हलीम साहब। हमने तो उनके सब कुछ किया है ना हलीम साहब, तब्दीली हो रही है? ड्रामा था, सिर्फ सियासी ड्रामेबाजी की है। हलीम साहब, तब्दीली हो रही है गवर्नर की? गवर्नर की तब्दीली हसरत इन गुंचों पे है जो बिल क्यों मचा गए। गवर्नर कहीं नहीं जा रहे, किसी और की तब्दीली का सोचिए। बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है सिंध में, बहुत कुछ सिंध में होने जा रहा है, उसकी बात करते हैं। गवर्नर क्यों, माशाल्लाह गवर्नर साहब मौजूद है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कोई गवर्नर की तब्दीली नहीं है, तब्दीली कहीं और होने जा रही है, नजर आ जाएगी कुछ अरसे में आपको। बहुत बड़ी तब्दीली भी साथ साथ बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इत्तेहाद से हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हिना परवेज़ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ बाकी दो मेहमान भी उनकी जानिब आती हूँ। लेकिन हिना, पहले आपकी तरफ आती हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले की बात आपको याद होगी, शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू सामने आया था और उसमें वो कह रहे थे कि कुछ 3 सहाफ़ी उनके पास आए और उनको बताया गया कि आपकी कैबिनेट भी तैयार हो गई है और आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। फिर अल्लाह जाने अचानक क्या हुआ कि सारे मामलात ही तब्दील हो गए। तो कुछ ज़रा नाम मुझे बता देंगे, कौन था जो उनको कह रहा था कि भाई वज़ीर आज़म बन जाएंगे आप, और क्या इससे पहले वज़ीर आज़म ऐसे ही बनते रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो अब आप इमरान खान साहब से पूछें कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म इस दफ़ा कैसे बने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है तो मैं तो शहबाज शरीफ का आपसे ही पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी ना। 2018 के इलेक्शंस के, हाँ, अगर आप 2018 के इलेक्शंस को देखें तो जिस तरह हमारी लीडरशिप जो है उनके साथ ट्रीट हुआ, जो केसेस हमारे पे बने, पीटीआई की हुकूमत बन गई, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बन गई, कैसे उन लोगों ने इत्तेहादियों को इकट्ठे किया, तो इस जो आप बयान कर रही हैं उस पर तो सुहेल वराइद साहब ने भी बड़ी क्लैरिफिकेशन दे दी है और शहबाज शरीफ साहब के भी 2 इंटरव्यूज़ आ गए हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बनता जो है वो इमरान खान साहब से बनता है, वो उनसे पूछें कि उनकी किन के साथ मुलाकातें हुई थी जो वो जो है सिलेक्टेड उनकी हुकूमत बन गई। तो आई थिंक शहबाज शरीफ साहब की तो बहुत क्लियर आ गई भी है, स्टेटमेंट भी, उनके इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे क्या हुआ 2018 के इलेक्शन में, जिस तरह पीटीआई ने रिगिंग की, जिस तरह जिन हलकों में हम लोग जीत रहे थे उसके बाद इनका सिस्टम कोलैप्स हुआ और उन्हीं हलकों में जो है पीटीआई के कैंडिडेट्स जीतना शुरू हो गए। तो आई थिंक इमरान खान साहब से पूछना चाहिए उनकी किन से मुलाकातें हो रही। अच्छा, तो मुझे बताएं ना, माजी में भी क्या इसी तरह से होता रहा है? और फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तो अगर ये सब कुछ होता रहा है माजी में, ऐसे ही बने? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, और हम उसी पे कायम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और इसी चीज़ पे उन्होंने स्टैंड भी दिया है और उनकी लीडरशिप ने हमें यही सिखाया है। तो आपने देखा है 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ है। और अभी उसके बाद जिस तरह नैब को यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कि जब इस तरह के मेजर कॉम के ऊपर स्कैंडल्स खड़े हुए हैं, आटा चीनी का स्कैंडल है, आपने अभी रिसेंटली देखा कि पीटीआई का मेडिसिन का स्कैंडल आ गया है जिसमें इंडिया से मेडिसिन इम्पोर्ट हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है
है, नैब को एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है सिर्फ PMLN पे। और जो एक बात है कि जो फेसेस को देखने की जगह वो फेसेस को देख रहे हैं, केसेस को नहीं देख रहे, तो ये तो आपके सामने बिल्कुल सामने जाहिर है, मुझे आपको इसमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिना आप साथ मौजूद थी और इससे पहले ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे भली साहब, आप कह रहे थे कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, ज़रा उन तब्दीलियों के बारे में मुझे बता देंगे, कुछ क्या होने जा रहा है? आपने गवर्नर के लिए मुझसे पूछा तो मैंने जितना आपने पूछा मैंने कहा बहुत पूछ लिया, उसको छोड़िए, इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में पता चलेगा। चूंकि सिंध के साथ जो हो रहा है कुछ तो सिंध के अवाम भी चाह रहे हैं, इसको छोड़िए, फिलहाल आज का टॉपिक नहीं है, ये खुद सामने आ जाएगा। हलीम आदिल शेख साहब, जब आपने छेड़ दिया है तो अब अवाम तशना न रह जाए ना, बता दें उनको पूरी बात। मुझे किरण प्लीज, पिछले में मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, मैं बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। सूरत हाल ये कि गुज़िश्ता रोज मुराद अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने फौरी तौर पर जवाबी तौर पर उनको कहा कि हम वेलकम करते हैं, लेकिन रात को फिर एकदम से वो यू टर्न हो गया, न जाने इससे फील हुआ कि डोरे वज़ीर आला हाउस की कहीं और से चल रही होती हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कल मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी हमने तो, उन्होंने टाइगर फोर्स को अटैक किया कि जी फोर्सें बन रही हैं, इनका डेटा इकट्ठा नहीं किया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास 26 लाख सिंध के लोगों का डेटा मौजूद है जिनको 12-12 हज़ार रुपए दिए गए हैं, वो भी गरीब लोग हैं। अगर उनको एक एक राशन का कट्टा भी मिल जाएगा तो कुछ बुराई नहीं है। हम कहते हैं कि वो डेटा हाजिर है, साईं सयाल साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए, वो जाके साईं शाह साहब से कहते हैं कि हम वो डेटा लेकर हाजिर होने को तैयार हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, वो जो कमिटेड इनका 20 लाख राशन था वो उनको दे दे, डेटा मौजूद है, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, एक एक चीज हम इनकी खिदमत में पेश करने को तैयार हैं। लेकिन नियत तो कीजिए राशन देने की, बड़ा अच्छा लगता है लॉकडाउन करना, मैं तो कहता हूँ कर्फ्यू लगाइए, लेकिन इलाज तो कीजिए, चिंतौती दीजिए, मदद तो कीजिए। हाँ देखिए ना, जाइए उनके घरों में, जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। इशू ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है कैबिनेट में, वहाँ फैसले आवाम के लिए नहीं होते, वहाँ फैसले और होते हैं। पिछले दिनों ओमनी ग्रुप के लिए कहा कि जी इनको 4 अरब की सब्सिडी शुगर की इनको दे दो, कोरोना के दिनों में 4 अरब की सब्सिडी इनको दिलवा दी गई। अच्छा, जो हमारे कैप्टिव पावर प्लांट थे उनको 2.5 अरब दे दो, वो भी दिलवा दिए गए। कोरोना के लिए कुछ नहीं है, राशन के लिए कुछ नहीं है। हम यही कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। कल वज़ीर आला साहब ने कहा कि 1200 अरब का पैकेज दिया बिजनेस कम्युनिटी को, गरीबों को, हर चीज को। और सिंध में पीपीई 1,48,000 पीपीई दी जा चुकी है, 7.5 लाख से ज्यादा मास्क दिए जा चुके हैं, 2,30,000 से ज्यादा N95, 77,000 किस्त दी जा चुकी हैं। और कल एक कहा कि ₹1 सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिला। हलीम आदिल शेख साहब, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। हलीम आदिल शेख साहब, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई है, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं सुहेल साहब से भी, लेकिन उससे पहले एक और इशू की जानिब नाज़रीन की तवज्जो चाहती हूँ। कारोबार ना खुलने का मसला है नाज़रीन, दूसरी तरफ जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ट्रांसपोर्ट का इशू। तो ऐसे में कभी वज़ीर आला साहब पूरा स्टार मौत का तस्करा करते हैं, सबको खौफ में मुब्तला कर देते हैं, और अब महकमा सेहत सिंध ने बग़ैर अलामात के अमवात का कहकर सबको परेशान कर दिया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 40 रोज़ में कोरोना की अलामत जाहिर न करने वाले 60 अफराद का घरों में इंतकाल हो गया है, जिनमें से 52 का ताल्लुक कराची के 6 अजला से, यानी कि लोकल ट्रांसमिटेड है, जबकि बाकी 8 अफराद का ताल्लुक बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद और सूबे के दीगर इलाकों से है। सिंध में इस वक्त भी 5,858 मरीज सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा कहती हैं होम आइसोलेशन इख्तियार करने वाले मरीजों को अगर पहले से कोई बीमारी है तो फौरी अस्पताल में दाखिल हों। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अलामात ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो बग़ैर अलामात को जाहिर किए हुए अमवात का हो जाना ये कैसे साबित होता है कि ये मौत कोरोना से हुई है? फिर ये सारे मसले सिंध के साथ ही क्यों है? पूरा स्टार अमवात और पता नहीं क्या क्या अल्लाह जाने, ये सब मसले किसी और सूबे से तो सामने नहीं आ रहे। खैर, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, उनकी जानिब चलती हूँ। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है, और माफ़ कीजिएगा सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़ी मज़ेदार ख़ेज़ बात है कि जब एक शख्स ने अपना टेस्ट ही नहीं करवाया, मालूम ही नहीं हुआ कि उसको कोरोना है या नहीं है, तो फिर वो बग़ैर अलामात के उसकी मौत भी वाक़ई हो गई। और फिर इस बात का चर्चा भी कर दिया गया कि बग़ैर कोरोना की वायरस के इसकी मौत जाहिर हो गई है। सर, ये कैसे हुआ है, ज़रा कुछ बता सकेंगे आप मुझे? गालिबन राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है।
सुहेल अनवर सियाल साहब, सर आप मुझे इस बात का जवाब दे सकेंगे ये कैसे हुआ है सर? अगर किसी पेशेंट में पता ही नहीं चला कि वो उसका इंतकाल क्यों हुआ है, उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई है, तो उसे कोरोना का पेशेंट कैसे कहा जा सकता है? और सुहेल अनवर सियाल साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश की जा रही है कि दोबारा उनसे राब्ता किया जा सके, लेकिन नाज़रीन गिरामी ये आप तमाम लोगों के लिए भी बड़ी यकीनन हैरत की बात है जब ये बात सामने आती है। जो पिचोर साहिबा ये फरमाती हैं कि ऐसे 40 से ज़ायद लोग हैं कि जो अपने घरों के अंदर रहे, सेल्फ आइसोलेशन में रहे, कोरोना के पेशेंट से बग़ैर अलामात के उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो फिर ये सवाल बनता है कि जब उनका टेस्ट ही नहीं हुआ, जब ये पता ही नहीं चला कि ये कोरोना के पेशेंट हैं, तो उनकी मौत अगर वाक़ई हो गई, वो तबई मौत किसी भी वजूहात की बिना पर हो सकती है। ये कोरोना की तशहीर या फिर कोरोना को क्यों बेचा जा रहा है, कोरोना पर क्यों बात की जा रही है? और फिर जब ये बात होती है तो फिर जो दूसरे किस्म के खदशात हमारे सामने आ रहे हैं, यानी कि जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो बात करती है तो फिर क्या उनकी बातों में सदाकत है अगर इस तरह की बात की जा रही है? इससे पहले भी आपको याद होगा, ज़्यादा देर की बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 दिन पहले की बात है कि जब वज़ीर आला साहब ने एकदम से कहा था कि जी 400 साढ़े 400 अमवात हो गई हैं, एकदम खौफ का शिकार हो गए थे सब लोग कि ये क्या हुआ है अचानक। उस पर भी फिर बाद में पता चला कि जब तहकीक की गई और जब हमने खुद रिसर्च की तो हमें पता चला कि हर साल जी इतने ही अमवात इसी तरह से डाटा आ रहा होता है, लेकिन उन अमवात को भी कोरोना का नाम दे दिया गया। इस वक्त जमील पराचा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट का भी क्योंकि बहुत बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त, हर तबके का हर शख्स परेशान है कोरोना की वजह से। जमील पराचा साहब, मीटिंग्स हो रही हैं मुसलसल, कहीं पता चल रहा है लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, कहीं पता चल रहा है लॉकडाउन को लिफ्ट किया जा रहा है। सर आपको किस तरह से कोई तसल्ली आपके पास है, कुछ पता चल रहा है कि आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे लिए ये किया जा रहा है कि बस किसी भी तरह से टाइम गेन किया जा रहा है, किसी भी तरह से वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें रोज़ाना नई तसल्लियाँ दी जाती हैं, रोज़ाना नई बात की जाती है। अब आज देख लें 15 रोज़े गुजर चुके हैं, सिर्फ परसों भी अगर हम कारोबार अपना खोल दें तो 17 रोज़े, 12 दिन के अंदर हम क्या कर लेंगे बताएं? 12 दिन में ना इतना कोई कारोबार, न रश टूटना है। मैं बताऊं आपको, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, किस तरह से पैसा होगा? घर घर भूख और अफलास है, लोग अपनी भूख पहले देखेंगे या कोई दूसरी शॉपिंग करेंगे? ये तो ये है कि चले इक्का दुक्का कोई ग्राहक अगर आएंगे तो लोगों के वो परेशानियां दूर हो जाएंगी कि किसी से एक दूसरे से मांगने के दर पे नहीं होंगे। बाकी ये है कि बहुत बुरा सलूक हो रहा है इस वक्त ताजिरों के साथ। सिर्फ मैं तो समझ रहा हूँ कि सिर्फ ताजिरों को दीवार से लगाने की एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। तो सर आप कह रहे हैं कि बड़ा ये अजीब सा ताजिरों के लिए मामला है, लेकिन मेरा सवाल फिर ये बनता है कि अगर ताजिर चाह भी रहे हैं कि अगर 12 दिन भी उनको मिल रहे हैं तो क्या वो तमाम SOPs को फॉलो करेंगे और उसके लिए फिर उनके पास क्या प्लान है? ब्रेक लेती हूँ, सुहेल अनवर सियाल साहब साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, उनसे मैं इसका जवाब लूँगी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ क्योंकि आपसे मैंने बात करनी है कि अलामत अगर जाहिर ना हो तो कैसे कहा जा सकता है कि कोरोना पेशेंट था और कोरोना की वजह से इंतकाल कर गया। आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले ताजिरों की जानिब से जो सवाल उठाया जा रहा है और सिंध हुकूमत से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, सुहेल अनवर सियाल साहब साथ ही मौजूद हैं। सुहेल साहब जवाब दीजिए, टाइम गेन कर रहे हैं सर आप लोग? जी पहले तो थोड़ा वो टेक्निकल वजूहात की वजह पे मैं थोड़ा प्रोग्राम से बाहर हो गया था तो काफ़ी चीज़ें मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो आपका सवाल है कि टाइम गेन करना, कोई ऐसी बात नहीं है। हम प्रॉपर रात भी हमारे जो मिनिस्टर डेलीगेशन था वो इनके साथ, हमारे ताजिर भाइयों के साथ मिले। बड़े माल के हवाले से हमने कहा है कि हम फेडरल को लिखेंगे क्योंकि उसमें हर लिखा हुआ था कि बड़े शॉपिंग मॉल के हवाले से कि वो अब भी बंद रहेंगे। बाकी छोटी मार्केट्स के हवाले से रात ये डिसाइड हुआ है कि ये बना लिस्ट देंगे हमें और उसकी SOP बना के मंडे से इनके जो छोटी छोटी जो मार्केटें हैं वो खुल जाएंगी। कोई टाइम गेन नहीं कर रहे। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना मर्ज़ जो है वो ना फैले, लेकिन उसके साथ साथ मैं अली मैदल शेख साहब को कुछ जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जो है बड़ी तब्दीली आनी चाह रही है। इनकी ख्वाहिशें जो हैं वो हमेशा ऐसी रहती हैं।
हम हर दफ़ा आवाम की खिदमत करके पहले से ज़्यादा अपने सूबे में सीटें हासिल करते जा रहे हैं। इनके फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कोरोना पूरे मुल्क में फैल चुका है। तड्डी दल लोकस अब खुदारा उसके ऊपर करें, नहीं तो लोग जो हैं शहरों में लोग उसमें मर रहे हैं और कोरोना की वजह से मर रहे हैं, और जो है अपना लोग जो आबादगार जो बचे हैं देही इलाकों में वो इनके लोकस की वजह से मरेंगे। फेडरल गवर्नमेंट हर एरिया में हर जगह पे फेल हो गया। जी सुहेल साहब, मुझे ये बताएं 15 तारीख के बाद क्या होगा? 15 तारीख से तमाम कारोबार खुल जाएंगे, लिफ्ट कर देंगे आप लॉकडाउन को कारोबार से? तमाम कारोबार नहीं, जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा डिसाइड हुआ है और रात इनके तजारती जो वफूद थे उनके साथ डिसाइड हुआ है कि एसओपी के तहत हम स्टेप वाइज जो हैं हम खोलते जाएंगे। बड़े मार्केट्स हम फेडरल से डिस्कस करेंगे कि बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं उनके हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम उनसे डिस्कस करके खोलेंगे, उनके से डिस्कस करेंगे। लेकिन तजारती छोटे मराकज़ जो है हम इनका एहसास है हम जरूर खोलेंगे। जमील पराचा साहब, आप लोगों ने कहा था ये कर देंगे, कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने इनसे कल भी इनके मिनिस्टर से कहा है वहाँ बैठ कर के हमारे पास अब टाइम नहीं है। 50 दिन गुजर चुके हैं कारोबार बंद हुए। 50 दिन के बाद बताएं क्या कोई ऐसा घर मौजूद होगा, क्या कोई ऐसा छोटा ताजिर या कोई भी ताजिर होगा जिसके घर में कुछ मौजूद होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कल भी उन लोगों को ये बताया था कि आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आप जिस तरह की चाहे एसओपीज बना लें, वो बना के हमें दे दें। हम 15 तारीख से लाजमी अपना कारोबार खोलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं 15 तारीख से लाजमी अपना कारोबार खोलेंगे। सिंध गवर्नमेंट की एसओपीज क्या होंगी उसका इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर निज़ामी, आपकी जानिब आ रही हूँ, ज़रा मुझे ये बता दें, ये तो एक अफरा तफरी मच गई है, अलामात के बगैर ही क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का इंतकाल हो जाए और उसे कह दिया जाए कि कोरोना पेशेंट है, ना टेस्ट हुआ, ना अलामात का इजहार हुआ, पुरस्कार अमवात हो रही है? क्या हो रहा है ये सर? अर्ज किए देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये कहना कि हर डेथ जो है दैट इज द कोविड-19 या कोरोना के साथ डेथ है, सर्टेनली ऐसा नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जो डेथ हुई है जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करते उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते कि आया वो मरीज की जो डेथ हुई है अल्लाह माफ करे वो किस वजह से। लेकिन एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो कोविड-19 है ये बड़ी स्पेशल किस्म की वायरस है जिसके अभी तक साइंस इसको ढूंढने के अंदर है कि क्या होना चाहिए। पहले हम समझते थे कि ये सिर्फ लंग्स की बीमारी है और निमोनिया की तरह से होती है, लेकिन उससे हद बढ़ के आगे जाके पता चला है कि ये हमारे क्लॉटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। क्लॉटिंग सिस्टम जो उससे इवॉल्व करके किडनीज को, दिल को, गुर्दों को और लंग्स के साथ जाके भी जो उसकी असर अंदाज होती है। और एक ऐसा भी देखा गया, देखिए मैडम कि आप तो बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं कि अभी तक कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है कि जो हमें 100% ये बता सके कि आया कि ये कोविड-19 का पेशेंट था या पेशेंट नहीं था। दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करता जाऊं कि ये जो 60 अमवात का तस्करा हुआ है कराची के साथ कि देवर बाय द कोविड, तो सर्टेनली एक क्लिनिकल किसी की इवेल्युएशन भी होती है। एक क्लिनिकल इवेल्युएशन है कि जिस क्लिनिकल इवेल्युएशन के साथ उन्होंने देखा और उन्होंने समझा कि ये वाली उसी कोविड से। लेकिन मैं समझता हूँ हैविंग सेड कि बेहतर होता कि अगर उनके साथ हुई है तो उनके मतलब फौत होने के बाद ही टेस्ट किए जा सकते हैं कि जिनके साथ आप देख सकते हो वो कोविड-19 के पेशेंट थे या नहीं, बिफोर दैट डिक्लेयरिंग के जी ऐसा करके और वैसा ही हो गया है वाली चीजों के लिए। तो ये एक यानी सर 100% ये नहीं कहा जा सकता कि 60 अफराद की जो अमवात हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। मैम, अगर हमने टेस्ट ही नहीं किए तो हम कैसे कह सकते हैं? एक चीज मैं आपका जरा स्ट्रेंथन कर देता हूँ, इस वाली जो एक हाइपोथेसिस या परसेप्शन आई है कि देखिए अगर आप कब्रिस्तानों का जाके रिकॉर्ड चेक करें तो रिकॉर्ड के मुताबिक शरा अमवात के अंदर दफनाने के अंदर किसी किस्म का कोई वाज़े तौर पे कमी वाक़या नहीं हुई। जबकि हमने और साइंस ने और हुकूमत सारी ये जो कहती है फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, कि 40% डेथ टोल जो है ड्यू टू एक्सीडेंट जो है वो खत्म हुआ है। अगर 40% वो वाला नीचे चला गया है तो फिर ये 40% कौन से लोग हैं जो वहां पे आज मीन बाय कि इसका मतलब ये है कि इससे शरा अमवात तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है कि हम टेस्ट करके उसको डिक्लेयर करें। दूसरा कि लोग इसको अवॉइड करते हैं टेस्ट करवाने को। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमने सोशल स्टिग्मा ऐसा बना दिया है पंजाब के अंदर कि पुलिस आ रही है, मीडिया आ रहा है, मोहल्ले के अंदर रहना ही मतलब दूभर हो गया,
कि आपका जो लॉकडाउन कर दिया गया, और ऐसे लगता है कि जैसे खुदा माफ करे कि पता नहीं ऐसी कोई वबा फैल गई है कि जिसके साथ आप मुआशरे के अंदर रहना ही आपका दूर हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन के लोग जो टेस्ट भी नहीं करवाते, अपने सिम्टम्स को लेके करते हैं, कोशिश करते हैं कि चले जी छोटा मोटा इलाज हो गया एंड यू गेट द सडन डेथ, सर्टेनली यू गेट द सडन डेथ उसके साथ। जी मैम, सॉरी मैंने आपको इजाजत चाहिए। जी मैम। अच्छा सर, फिर आप लोगों की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से ही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अगर लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे तो ये तो कोरोना के लिए दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ होगा। मुझे बताइए सर, क्या कोई इस तरह की थ्योरी भी आ गई है? क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर जो मरने वाला है कोरोना पेशेंट, उसको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, उसको दफनाने और कफनाने और नहलाने के लिए भी बड़े मसाइल हो रहे थे। लेकिन अब क्या कोई ऐसी थ्योरी आई है? क्या डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि जो मरने वाला शख्स है उससे कोरोना मुंतकिल नहीं हो सकता? आपने दो सवाल पूछे। एक तो ये कि कोविड के लिए कि जो अभी लॉकडाउन खोला जा रहा है और कैसे, एक मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजारिश कर दूं कि मुल्क के अंदर कोई कंप्लीट लॉकडाउन था ही नहीं। हाफ हार्टेड किस्म के हमने लॉकडाउन किए, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तर तंजीमें चीख के कहती रही कि खुदारा लॉकडाउन तो कीजिए ताकि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन रेट है वो नीचे की तरफ आ सके और हमारे इदारे इस काबिल हो सके कि अगर केसेस आते हैं तो हम उसको डील विद कर सकें। एक चीज तो ये। अभी जो इन्होंने हाफ हार्टेडली किया है, अगेन इट इज अ हाफ हार्टेडली। या तो पहले के फैसले गलत थे या अब वाले फैसले गलत हैं, लेकिन ये कहना जी पहले भी फैसला ठीक था, आज भी फैसला ठीक है, मतलब ये कोई मंतक वाली ऐसी बात नजर नहीं आती। और उसके पीछे क्या है कि WHO ने बड़ी क्लियर रिकमेंडेशन दी है। WHO ने कहा कि अपने लॉकडाउन को रखें उस वक्त तक जब तक कि आपका ये ग्राफ नीचे नहीं आ जाता। बिल्कुल ठीक है। सुहेल अकबर सियाल साहब, जी सुहेल साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। डॉक्टर साहब की क्या आप लोगों ने बगैर तहकीक के ये 60 लोगों की जो अमवात हुई हैं इन्हें कोरोना के हवाले से बता दिया, बगैर अलामात के ही इनका इंतकाल हो गया है घर में सेल्फ आइसोलेशन में? सर तहकीक नहीं की थी क्या? नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। इनके प्रॉपर एक्सरे होते हैं, इनकी डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि उसके फौतगी के बाद जो है वो उनके, लेकिन कहीं कहीं पे एक ऐसी चीज़ भी होती है कि घर में कहीं पे जो लोग जो डेथ कर जाते हैं वो कहीं, जैसे इंटीरियर में कहीं जगह पे ऐसे भी हुआ है कि डेथ जो है वो लोग जो है हॉस्पिटल में उनको अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म ही नहीं करते, वो घर में अगर डेथ कर गया है तो वो उसको तदफीन कर देते हैं। ऐसे एका दुका इंसिडेंट हुए, लेकिन जहाँ पे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने पूरी कोशिश की है कि इवन लाड़काना में भी एक इशू हुआ था तो उसकी भी डेथ बॉडी के बाद भी हमने उसके पहले जैसे वो हॉस्पिटलाइज हुई वो औरत, उसके हमने टेस्टिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले एक्सपायर कर गई। उसकी रिपोर्ट जो है वो बाद में। इन 60 लोगों के टेस्ट हुए हैं सुहेल साहब? पूरे जो है वो डेटा मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से अगर वो हॉस्पिटल में होंगे तो डेफिनेटली उनके टेस्ट हुए होंगे। ठीक है सर, सेल्फ आइसोलेशन में थे वो अपने घर में। जमील पराचा साहब, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं लॉकडाउन को अभी रखें, आप लोग कह रहे हैं दुकानें खोलेंगे, कारोबार करेंगे। जमील साहब देखें, डॉक्टर साहब से ये कहें कि अगर आपकी 2 महीने की तनख्वाह आपसे ले ली जाए और आपके घर में खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाए तो फिर आप वो लॉकडाउन में रहना पसंद करेंगे या घर से बाहर निकलना पसंद करेंगे, जबकि इनके बच्चे भी हों और इनके घर वाले भी हों और घर में खाने पीने की अशिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे? ये मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। हलीमा आदिल शेख साहब, मुझे डॉक्टर साहब बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन कर दिया वो कि मैं तो एक तिब्बी लिहाज से बात कर सकता हूँ, लेकिन ये सोशल इशू है तो जाहिर है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेशनल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जवाब दूँ। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब भी कोई ऐसी वबा फैलती है तो उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, आप तिब्बी बुनियाद पर बात जी जगह मेरी इसका जवाब देना जरूरी है। देखिए ये कंफ्यूजन ना मुआशरे के अंदर फैलाएं कि इस कोविड-19 से, कोरोना से मरना है या आपने भूख से मरना है। अगर ऐसी कोई प्रोपोजिशन भी रखी जाए तो लोग भूख से मरना ज्यादा बेहतर है निस्बतन इसके कि आप कोरोना से मिले। बीमारी के साथ आपको कोई ऑप्शन नहीं है, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ आप आ गए। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात आ गई पूरी। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया क्योंकि वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। हलीम आदिल शेख साहब, आपके लास्ट वर्ड्स चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ इस सारी बातों से साबित हो गया कि सिंध गवर्नमेंट एक फिजा पैदा कर रही है कि कोरोना कोरोना कोरोना, और ये कराची के जरिए पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करना चाह रहे हैं। ये कराची को लॉकडाउन करना चाह रहे हैं। ये किसी साजिश के तहत ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि ताकि इमरान खान साहब नाकाम हो जाए।
इसीलिए कभी कहते 400 बात हो गई, कभी कहते घर बैठे बैठे मर गए तो तुम्हें कोरोना होगा, कोई कहता है आज हजरत पेचू साहिबा फरमा रही है कि हमारे अस्पताल भरने शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों सीएम साहब ने कहा अस्पताल भर गए हैं, हमारा बुरा हाल हो गया। बात ये ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आप कह रहे हैं साजिश की नजर, लेकिन मैं बार बार ये बात कहूंगी कि ये कोरोना खुदारा इसके ऊपर सियासत ना करें, किसी को साजिश और ना इल्जाम ना लगाएं। नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तमाम मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।